नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कोऑपरेटिव बैंक भारत के अंदर में सेफ है या फिर नहीं, क्या हमें कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खुलवानी चाहिए या फिर नहीं खुलवानी चाहिए। हम यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं कि क्या ये सेफ है या फिर नहीं है, क्योंकि हाल में ही पीएमसी बैंक पूरी तरीके से डूब चुका है। इसके अतिरिक्त अभी आपको हर रोज हर लगभग एक सप्ताह में तो आपको एक दो आर्टिकल तो आपको मिल ही जाते होंगे कि आरबीआई ने किसी न किसी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है। तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या कोऑपरेटिव बैंक भारत के अंदर में सेफ है कि नहीं। इन सब चीजों पे डायरेक्ट बात करने से पहले आपको समझना होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। यदि हम कोऑपरेटिव बैंक के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली फर्म होता है किसानों को हेल्प करने के लिए। मतलब कि ये बेसिकली ग्रामीण इलाकों में ये वर्क करते हैं और ग्रामीण इलाकों में जो बिजनेसेस होते हैं या फिर जो किसान होते हैं उनको ये फंड करने का काम करते हैं या फिर उनके ये डिपॉजिट्स रखते हैं। यदि आप पीएमसी बैंक का भी देखोगे तो वहां पे जितने भी अकाउंट है उसमें से 90% केवल फार्मर्स के आपको अकाउंट मिलेंगे, मतलब किसानों के आपको अकाउंट मिलेंगे। यदि आप सभी कोऑपरेटिव बैंक को मिला दो तो यदि आप लोन बांटने के मामले में देखोगे तो जो 1 लाख रुपए से कम का जो अमाउंट है वो 94% केवल कोऑपरेटिव बैंकों ने लोन बांटा हुआ है। मतलब स्मॉल लोन के मामले में कोऑपरेटिव बैंक का पूरी तरीके से डोमिनेंस है इंडिया के अंदर में। और यदि आप इंडिया के अंदर में टोटल बैंकों का डिपॉजिट्स देखोगे, मतलब जो बैंकों के अंदर में पैसा आता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक है, तो उनमें इनका परसेंटेज है 8%। 8% केवल कोऑपरेटिव बैंक का डिपॉजिट्स रहता है। और यदि आप टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में देखोगे इंडिया के अंदर में तो 9% का लोन डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव बैंक करते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का इंडियन इकोनॉमी के अंदर में। और यदि आप बात करोगे कि कोऑपरेटिव बैंक इंडिया के अंदर में कितने मौजूद है तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 33 है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 351 है। और इसके बाद में फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1537 है। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये प्राइवेट ऑनर्स द्वारा भी ऑन किया जाता है। और प्राइवेट ऑनर्स द्वारा तो ऑन किया ही जाता है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी कई सारे कोऑपरेटिव बैंक को ऑन करती है। जैसे कि मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को एमएसपी पे या फिर किसानों को लोन वगैरह देना है तो एक इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक बना दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक बना दिया। वहां पे ये डायरेक्टली फंड कर देते हैं और वो जो बैंक होते हैं वो वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को यहाँ पे हेल्प करते हैं, या फिर एमएसपी का अमाउंट उनको ट्रांसफर करना हो या फिर लोन वगैरह प्रोवाइड करना हो, जैसे केसीसी कार्ड वगैरह बनाना हो, तो ये कोऑपरेटिव बैंक करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि कोऑपरेटिव बैंक का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के अंदर में। तो प्रॉब्लम्स कहां है, काहे आखिर में क्यों कोऑपरेटिव बैंक लगातार कोलैप्स करते जा रही हैं और लगातार आरबीआई इनके ऊपर एक्शन लेता जा रहा है। देखो, कोऑपरेटिव बैंक तो बेसिकली फॉर्म किया जाता है ग्रामीण इलाकों के हेल्प करने के लिए, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स चला कौन रहा है। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स चला रहे हैं साहूकार। मतलब जो पहले किसानों को लोन वगैरह देते थे, बाद में जमीन वगैरह हड़प लेते थे, वो लोग यहाँ पे इस प्रकार के लोग यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में घुसे हुए हैं। और ये काफी हैवी इंटरेस्ट रेट पे, मतलब ग्रामीणों को बिल्कुल बेवकूफ बना के यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और साथ में जो यहाँ पे फंड करते हैं, मतलब जो भी पैसा यहाँ पे बैंकों के द्वारा फंड किया जाता है किसानों को, टैक्स चोरी का पैसा रहता है या फिर इधर उधर का पैसा यहाँ पे वो लोग फंड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ब्लैक मनी को वाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा इन साहूकारों के अलावा कोऑपरेटिव बैंक को चला रहे हैं यहाँ पे नेता। लगभग 70% इंडिया के अंदर में जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको कोई ना कोई नेता या फिर कोई ना कोई पार्टी कंट्रोल करती है और यहाँ पे पार्टियों का पैसा कोऑपरेटिव बैंक में लगा होता है। और ये जो नेता लोग हैं ये क्लियरली जो ब्लैक मनी होता है उसको व्हाइट मनी करने का काम करते हैं। जैसे कि आपको नोटबंदी के टाइम में आपको पता होगा कि किस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक का इन्वॉल्वमेंट था मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में। जैसे कि जब नोटबंदी हुआ था इसके बाद में बड़ी संख्या में कोऑपरेटिव बैंकों ने डिपॉजिट्स लिया था, मतलब पुराने नोट को बदले थे। जैसे कि आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो, लगभग 480 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में आए थे। मतलब वैसे इनके ऊपर कोई कार्यवाही तो नहीं हो सका क्योंकि ये प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी 480 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर इन्वेस्टिगेशन में थे। मतलब इन पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। केवल नोटबंदी ही नहीं, लगभग जितने भी इलेक्शंस होते हैं वहां पे जो पैसों का लेन देन होता है, जो इधर उधर पैसा वगैरह पहुंचाना होता है, वहां पे कोऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर भी आपको लग रहा होगा कि कोऑपरेटिव बैंकों में नेताओं का क्या कनेक्शन है। तो देखो,
कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, यहाँ पे सदस्य होते हैं, वहां पे डायरेक्टली वहां पे कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है उसको फंड किए होते हैं और उसके जरिए ये लोग बैंक चलाते हैं। और वहां पे जो चेयरमैन चुने जाते हैं, जो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं, वो इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं। बिकॉज ये एनजीओ की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्शन द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टर्स। या फिर कई कोऑपरेटिव बैंकों में अलग भी फॉर्मूला होता है, लेकिन जो बड़े कोऑपरेटिव बैंक है वहां पे इलेक्शन के थ्रू किया जाता है। जैसे कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एक टाइम पे अमित शाह बने हुए थे, जब ये गृह मंत्री नहीं थे। इसके बाद में अभी हाल में ही इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक सहकारी मतलब कोऑपरेटिव अभी एक मंत्रालय खोला है, उसका अभी एक मंत्री बने हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक में लगभग 70% कोऑपरेटिव बैंक में नेताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वहां पे एनसीपी का राज है, मतलब वहां पे एनसीपी के जो नेता है, जो शरद पवार वाली पार्टी है, उसके जो नेता हैं वहां पे काबिज हैं। उसी प्रकार से यदि आप गुजरात की बात करोगे तो पहले वहां पे कांग्रेस के लोग काबिज थे, लेकिन अभी वहां पे बीजेपी का वहां पे राज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। चलो ये सब ठीक है कि कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो देखो गवर्नमेंट यहाँ पे कर क्या रही है कि गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जहां पे जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको आरबीआई के सुपरविजन में रखने का प्रावधान है, और ये चीज लागू हो चुकी है। अब ये चीज लागू होने के बाद में हो क्या रहा है कि जो एनसीपी के नेता हैं, मतलब जो शरद पवार वाली पार्टी के नेता हैं, वहां पे क्लियरली इसको अपोज कर रहे हैं, इस एक्ट को अपोज कर रहे हैं कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है वो आरबीआई के सुपरविजन में नहीं आना चाहिए। और आरबीआई के सुपरविजन में आने से हो क्या रहा है, यहाँ पे आरबीआई लगातार इन बैंकों के ऊपर में पेनल्टी लगा रहे हैं। यदि कोई भी यहाँ पे घपला वगैरह दिखता है तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आरबीआई या तो उन पे मोरेटोरियम लगा रहा है या फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगा रहा है। इसीलिए आपको इस तरीके का आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। ये तो थी पूरा रामकथा, आई होप आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट अपना खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। तो देखो यदि आप सेविंग के लिए अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपना जमा पैसा, मतलब अपना कमाया हुआ यहाँ पे गाड़ी कमाई का पैसा यदि आप रखने वाले हो तो इसके लिए आप अपना अकाउंट मत खुलवाना, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे डूब सकता है। हाँ, यहाँ पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, लेकिन ये 5 लाख रुपए आपको कब मिलेगा डूबने के बाद में, बैंक डूबने के बाद में, उसका पता नहीं, क्योंकि 2 साल हो गए अभी पीएमसी बैंक के खातेदारक को पैसा नहीं मिला है। लेकिन यदि आपको कोई कोऑपरेटिव बैंक लोन वगैरह ऑफर करता है, यदि आप लोन लेना चाहते हो कोऑपरेटिव बैंक से, तो बिल्कुल आप वहां पे अपना लोन अकाउंट खुलवा सकते हो, और साथ में अपना सेविंग अकाउंट यदि खुलवाना चाहो तो वो भी खुलवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वहां पे मैक्सिमम अपना जमा अमाउंट कितना रखोगे? 10% ऑफ योर अर्निंग, लेकिन वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए से यदि आप अधिक रखोगे तो वहां पे प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, क्योंकि 1 लाख रुपए आप जैसे मोरेटोरियम यदि लगता भी है तो आप 2 से 3 महीने के अंदर में 1 लाख रुपए का अमाउंट आप निकाल भी सकते हो। लेकिन यदि आप ऊपर उससे ऊपर रखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालने में। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 5 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस मिलता है, मतलब यदि आपका 5 लाख रुपए तक यहाँ पे पैसा है तो आपका सिक्योर है। लेकिन वही है कि ये 5 लाख रुपए आपको कब मिलेगा, पूरी तरीके से बैंक कोलैप्स होने के कितने वर्ष के बाद में मिलेगा, ये तो आरबीआई ही जानता है। और दूसरी चीज ये है, यदि आपको कोऑपरेटिव बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवाना है, मान लो अपनी सेविंग रखने के लिए भी यदि आप खुलवाना चाहते हो, तो अभी 2 से 3 साल अभी वेट करो, जब तक यहाँ पे आरबीआई का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब तक अभी कोऑपरेटिव बैंक स्टेबल नहीं हो जाती तब तक आपको रुकना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा कि आप 1 लाख रुपए वहां पे मैक्सिमम रखें, या फिर यदि आपको बहुत ही बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है तो वहां पे आप 5 लाख रुपए से ज्यादा ना रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।